Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. ओके बच्चों, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा पूरा जो बोन स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम देता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, कि हम खड़े हो पाते हैं, हम चल पाते हैं। उसी तरीके से किसी भी देश के लिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम काम प्ले करता है जो हमारे बॉडी के लिए हमारा बोन स्ट्रक्चर। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करें, इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy. वो सारी एक्टिविटीज़, सर्विसेज जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, या फैसिलिटीज़ जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमारी इकनॉमी में अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इंक्लूड्स रेलवेज, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अगर ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उस देश की ग्रोथ का प्रोसेस ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो उन पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की जाती है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आगे की सारी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। ओके बच्चों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम एग्जांपल दें, जैसे एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में आते हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे के सारे सिस्टम जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, जो ह्यूमन मैन पावर की फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है, उसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है, वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकनॉमिक। किसी भी देश के लिए, इकनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकनॉमी। कोई भी इकनॉमी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती अगर वहाँ पे रोड्स या कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन या एजुकेशन सिस्टम या बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह के सेक्टर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हैं। तो वो कंट्री कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक फ्रंट पे कहीं ना कहीं वो लैग बिहाइंड करेगी और पीछे रह जाएगी। किसी भी देश की डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज करने के लिए एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। भाई अगर सपोज हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे को किसानों को फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, टूल्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए और ऐसी बहुत सारी टेक्निकल नो हाउ चाहिए जिससे कि हम अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ा सकें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम, जैसे रोड्स है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे प्रॉपर गाइडिंग सिस्टम है, हेल्पलाइंस है, किसान हेल्पलाइंस है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो और तेज़ हो जाएगा। हम ऐसे बहुत सारे काम कर पाएंगे जो अभी तक हमारी कंट्री में नहीं हो पाते, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, जैसे कैन फूड्स हैं जिनकी बाहर की मार्केट में बहुत डिमांड है। ऐसे करके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप्ड होगा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोसेस कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करें, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेसिकली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सेटअप करना, बड़ी बड़ी सीमेंट है, आयरन स्टील है, मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक लूप सोसाइटी डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज़ी से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
भाई जैसे ह्यूमंस के लिए एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो अगर हों तो वहाँ के ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है। हमारे देश के बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज़ को जाना पसंद करते हैं, यूएसए है, यूरोप है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेटर है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पर कैपिटा अर्निंग है, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ के ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके सेटल होना पसंद करते हैं, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है और वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ से कंपैरेटिवली कई सारी सेंसेस में बहुत बेटर मानी जाती है। अगला पॉइंट, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। भाई जब किसी भी देश की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन है, जैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन है, जैसे फ्लाईओवर्स बनाना है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स को डेवलपमेंट करना है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और कंट्री स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अगला आता है फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। भाई हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट अर्निंग, स्पेशली हम जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करते हैं वो एक हमारी टोटल अर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट है। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हम बाहर के देशों को या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को वो सारी सर्विसेज दे पाते हैं जो उनको चाहिए और जहाँ पे कि उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वो हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्निंग अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू फॉर अस एंड ऑब्वियसली अर्निंग ऑफ लॉट ऑफ arising of lot of employment opportunities, which is again a very big plus point for our country. Good morning बच्चों, I'm Sanjay Bhatnagar this side. Welcome to my channel Economics and Tips by Sanjay Bhatnagar. थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी कोशिश ज़रूर करते रहिएगा, पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा, कोई ना कोई नया स्किल ज़रूर सीखेगा। अगर आपका भाई ऐसा बहुत होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई लगातार करते रहें, पॉसिबल भी नहीं किसी ह्यूमन के लिए। लेकिन आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपको जो भी मौका मिलता है, इस टाइम आपको घर पे बहुत टाइम मिल रहा होगा लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में, तो कोशिश करिए कि नए नए स्किल सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। से बहुत सारे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके या यूडीमी पे जाके या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फ्री कोर्सेज देती हैं, आप वो सारे लाइफ या इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर सीखिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स करिए, अपनी कोशिश करिए कि आप सेल्फ कैपेबल, सेल्फ सफिशिएंट बने, आपको कभी किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। आप ऐसा बहुत होता है आगे जाके लाइफ में, आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी कि आपको आगे जाकर कई बार आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स या आपके क्लोज आपके काम नहीं आ पाते। लेकिन अगर आपने प्रॉपर स्किल सीखे हुए, आपने प्रॉपर पढ़ाई करी हुई है, आपको काम आता है, तो आप अगर किसी भी मुसीबत पे फंसेंगे तो आप अपने आप को उस मुसीबत से बाहर निकाल पाएंगे। ज़रूरी है आपको काम आना चाहिए, ज़रूरी है आप मेहनती होने चाहिए, ज़रूरी है कि आपने चीज़ें सीख रखी हों, क्योंकि तभी आप काम के लिए अप्लाई कर पाएंगे या आप काम कर पाएंगे और अपने लिए एक डिसेंट अर्निंग कमा पाएंगे। हार्ड वर्क करते रहिए, कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। कभी कभी मूड नहीं करता, नहीं मन करता भी कुछ काम करने का, कोई बात नहीं, चलता है, होता है, सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन कोशिश ये करते रहिएगा कि आपको जब भी मौका मिलता है अपने मोटिवेशन को, अपने मोराल को आप ऊपर खींचिए, डट के खड़े रहिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करिए जितना पॉसिबल है आजकल के दिनों में, और मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। कीप ऑन फॉलोइंग मी। वन मार्कर्स के लिए आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज का जो अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है एनर्जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एनर्जी टॉपिक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी।
भाई सीधी सी बात है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। आप इकोनॉमिक के किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, आईटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बिना एनर्जी के आप उस सेक्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ऑलरेडी पॉइंट्स बता चुका हूँ। इवन हाउस होल्ड में भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, कुकिंग के लिए, हाउस होल्ड लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए। मतलब अगेन मैं कहना चाहूँगा कि एनर्जी के बिना ना ही कोई प्रोडक्शन सेक्टर, ना ही हाउस होल्ड सेक्टर के लिए सरवाइव करना इजी है। इसके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता। सो इसका मतलब है कि कंट्री को अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए सेल्फ कैपेबल, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चों, एनर्जी के सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई जैसे कि टर्म क्लियर है, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज रेफर टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस, भाई जिसके लिए आपको कुछ कीमत पे करनी पड़ती है अगर आप उस एनर्जी सोर्स को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। नॉन कमर्शियल सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कमांड अ प्राइस, जिनके लिए आपको कोई भी टाइप की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जैसे कि फायरवुड, जो जंगल में लकड़ी मिलती है, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट या ड्राई टंग, ये सारे के सारे नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। जनरली रिन्यूएबल होते हैं और जनरली फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आपको कोई भी टाइप का प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके बच्चों, एनर्जी सोर्सेज को हम और दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई कन्वेंशनल बेसिकली मतलब होता है ट्रेडिशनल, मतलब वो सोर्सेज